हम ना खाते तो कुत्ता खाते, तो कुत्ता का मुंह का खाना जो है वो हम छीने और खाए। दलित साहित्य का एक बड़ा चेहरा, मनोरंजन व्यापारी। संजोग की बात है कि दिल्ली आए हुए हैं और इनसे बात करने का बहुत समय से हम लोग तय कर रहे थे, कभी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कैसे इनकी पहचान बनी एक दलित साहित्यकार के रूप में, एक विषय ये रहेगा। और दूसरा ये कि आज के परिवेश में क्या सोचते हैं मनोरंजन व्यापारी, ये तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। तो सीधा मैं प्रश्न पे ही आता हूँ आपसे कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया कि साहित्यकार बनना है और दलित की इश्यूज पे लिखना है? पहली बात तो ये है, हमारा लेखक बनने का कोई संभावना नहीं था, क्योंकि हम तो कभी स्कूल गए ही नहीं, लिखाई सीखे ही नहीं, तो कैसे। तो ये मेरा जो हम लिखते हैं अभी, ये मेरा पहली जो प्रेरणा या इच्छा जो भी आप बोलिए, वो किसी से नहीं मिला। हम एक दलित परिवार में जन्म लिए, पूर्वी बंगाल में, बारिशाल कोई है? बरिशाल। और देश के बंटवारा के चलते हम लोग को उस पार से इस पार आना पड़ा जी। आज आप लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज हम लोग रो रहे हैं कि हम देश भिखारी बन गए, हमारे पास कोई देश नहीं है। अभी हम उधर जाएंगे बांग्लादेश, तो हमें बोला जाता है ये हिंदू है, ये काफिर है, ये और क्या क्या मालाउन है, हमें मारा भी जा सकता है। उसमें कोई अल्लाह नाम का कोई है, वो बहुत खुश होता है, ऐसे उनको विश्वास। इधर आएंगे तो इधर हमें घुसपैठिया, अनुप्रवेशकारी, दिमाग क्या क्या नहीं बताते हैं। तो आपका आज़ादी मिला और हम अभी भी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। 3000 साल से हमारे लोग मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते आए। हमने जब लड़ाई शुरू किया तो हम इतना बात जानते थे नहीं, हमारे पास घर नहीं था, खाना नहीं था। छोटी सी उम्र में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उस उम्र में हमको भेजा गया गैया बैला चराने को। वहाँ भी जरा से गलती पर मालिक का पिटाई पड़ता था हमारे को। उसके बाद आए, थोड़ा बड़े हुए, चाय दुकान में गिलास धुए, मुठे मजदूरी रिक्शा। आप लोग शायद नाम शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जी, जिनको पहले चंडाल कहा जाता था। जी जी। और मैं आप लोग को नमशूद्र से ज्यादा चंडाल कहना पसंद करते हैं। आप लोग आए तो कहाँ गए आप लोग? पहले हम लोग आकर के पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला का शिरोमणिपुर नाम का एक जगह है जी, वहीं पर हम लोग को रखा गया था। और पिताजी को, हम जैसे लोगों को बोला गया कि आप सबको दंड करने जाना है। आइए तो आज चलते चलते हम लोग बात करते हैं। पिताजी को बताया गया कि दंड करने जाना पड़ेगा जी। तो हमारे लोग पढ़ाई लिखाई तो जानते थे नहीं, लेकिन रामायण और महाभारत ये दोनों पुस्तक का पाठ बहुत सुना करते। जी जी। तो दंडकर्ण के बारे में हमारे पिताजी को मालूम था कि वो जगह कैसा है, राक्षस से भरे हुए हैं। अच्छा। वहाँ का पेड़ ऐसा है कि इंसान को खा जाता है, ऐसा पेड़ लगे हुए हैं वहाँ। ऐसे ऐसे लोग बताते थे, तो हमारे पिताजी डर गए, उन्होंने दंडकर्ण जाने से इनकार कर दिया। तो सरकार ने हमें तमाम सहायता, जो चावल वगैरह दिया जाता था वो भी अति निकृष्ट, फिर भी जो भी हो, लेकिन वो भी देना बंद कर दिया। तब हम लोग का भूखा मरने का स्थिति आ गया। मेरा एक छोटा सा बहन था, भूख में तरफ कर उन्होंने मर गया हमारे आँख के सामने। हमारे पिताजी का गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, भूख में रहते रहते वो बिस्तर में पड़े रहते थे। हमारे माँ के पास एक कपड़ा नहीं था जिनको पहन के वो घर से बाहर निकल पाए। मच्छरदानी उसी का एक कुटका लपेट के घर के अंदर, तो हम लोग खाए तो क्या खाए, खाना कहाँ से मिलेगा। तो उन छोटी उम्र में जब लोग बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हम गैया बैला चराने चले गए। और थोड़ा से बड़े हुए, उसके बाद चाय दुकान में गया। अच्छा, आपके जीवन में एक घटना का जिक्र मैं देखता हूँ, और जो चांडाल जिसका नेमेसिस कल रात में पढ़ रहा था आपकी किताब, एक जगह का जिक्र है, उसको मैं फिर से समझना चाहता हूँ आपसे। एक वाकया ऐसा आता है आपके जीवन में
कि कुत्ते के मुंह से रोटी छीन के आपको खाना पड़ा अपनी भूख मिटाने के लिए, ये कब हुआ और कैसे ये घटना हुई थी? सन 63-64 की बात होगा। दंगा हो, हजरत बाल चोरी हो गया, इस अफवाह के चलते दंगा लग गया था। तो उस दंगा में हमारे द्वारा कुछ घटना संघटित हुए। हम इच्छा से नहीं की, वो आप पुस्तक पढ़े होंगे तो आपको मालूम चला कि कैसे। तो हमको डर लग रहा था कि बंगाल में रहेंगे तो पुलिस हमें पकड़ेगा, तो हम भागने लगे। और भाग भाग के हमारे एक मित्र भी मिल गया साथ में, तो आसाम जा रहे थे हम लोग। तो वही जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी में जाके वो मित्र भी छूट गया, फिर हम अकेले हो गए जी। तो हम जा रहे थे आसाम, सुने कि आसाम में बहुत पैसा है। तो भूखे थे, भूख तब तक बर्दाश्त करते हैं जब तक हमारे सामने कोई खाना नहीं खाए। तो हम क्या करें, खाना नहीं है तो हमको तो भूखा रहना ही पड़ेगा। लेकिन वो ट्रेन से एक व्यक्ति जो इतना खाना लाया था, रात को उन्होंने खाया, फिर सुबह उन्होंने खाया, फिर जो बच गया, जो खा नहीं पाए, वो फेंक दिया रेल लाइन के ऊपर ट्रेन से। और हम बैठ के देखा कि रोटी पड़ा है, फेंका गया। तो हम ट्रेन से कूदे और वो रोटी के तरफ दौड़े। तब तक उधर से कुत्ता भी, एक नहीं कई कुत्ता उधर से दौड़ के, उनको मालूम है कि ऐसे खाना लोग फेंकते हैं, तो कुत्ता लोग भटकते रहते हैं रेल लाइन। तो उनसे पहले मैंने पहुंच गया और वो रोटी को हमने पकड़ लिया। 2 रोटी था, मोटे मोटे। तो उसी को हम बोलते हैं कि हम ना खाते तो कुत्ता खाते। तो कुत्ता का मुंह का खाना जो है वो हम छीने और खाए। इस तरह हमारा, मतलब इस घटना को देखने के बाद मुझे बंगाल की एक, मतलब कि उस तरफ वही पार बांग्ला यानी बांग्लादेश, वहाँ के कवि हैं रफ़ीक आज़ाद, आप उनसे अच्छे से वाकिफ़ हैं। उनकी एक कविता याद आती है कि भात दे हरामजादे, नहीं तो खा जाऊंगा मानचित्र। मतलब रोटी नहीं मिली तो मानचित्र, बहुत सिंबॉलिक है। तो क्या आज की तारीख में यही हालात है? आज की तारीख में भी यही हालात है। भूख से लड़ता है इंसान, और खासकर जो 40 करोड़ लोग इस देश में ऐसा है जो रात को पानी पी के सोता है। और मजे की बात, हमारे जो शासन प्रशासन जिन लोग चला रहे हैं, वो अभी नया संसद भवन निर्माण किया। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा मूर्ति, इतना पैसा खर्च करके बनाया। विदेशों से अतिथि लोग आ रहे हैं तो गरीबों को देखना ना पाए, उसके लिए दीवार खड़ा करते हैं जी है। तो चांद में रॉकेट भेज रहा, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए खाना तो दूर की बात, पीने का पानी, स्वच्छ पानी भी मुहैया नहीं करा सकते। ये है हमारा देश और हम उसी संप्रदाय से हूँ। एक आपकी कई किताबें देखी मैंने, पढ़ा तो केवल एक किताब पढ़ी है मैंने, वो भी 2-3 दिन पहले जब वो शेड्यूल कर रहे थे। एक जिसका अंग्रेजी ईमान का मैन, ईमान, रन अवे बॉय, बताशे बारूदेर गंदा, गंद, हाँ गन पाउडर। जो मैं उस किताब को पढ़ नहीं पाया, लेकिन केवल चंडाल वाला जो नेमेसिस करके, जो इसमें चांडाल जीवन उसका शायद ओरिजिनल बांग्ला, भागा हुआ लड़का हिंदी में किताब आई है, सही पते की खोज, ये तमाम किताबें हैं। आप इनमें से कौन सी किताब को बेहतर मानते हैं? देखिए, आपका 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे लड़का, 2 बच्चे लड़की। अब किसी को बता नहीं सकते कि ये मेरा प्यारा नहीं है, हमारा सब प्यारा, क्योंकि वो हमारा बच्चा है। हर पुस्तक मेरे प्यारा है। एक शब्द है जिस शब्द ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी, जिजीविषा। जिजीविषा ने पूरी जिंदगी बदल दी। और शब्द आपने उससे पूछा था, मेरे अतिथि भी थी जर्मनी में, बहुत करीब थी, महाश्वेता देवी। तो उन्होंने कैसे आपकी पूरी जिंदगी को बदल दी जिजीविषा शब्द की वजह से, वो थोड़ा बताएंगे हमें क्या? यही दिल्ली का ही एक प्राध्यापक बजरंग बिहारी तिवारी जी, तो वो दलित को लेके काम करते हैं। तो उन्होंने एक बार हमें बताया था एक सेमिनार में कि आदमी एक शब्द का, शास्त्र में ऐसे लिखा है, एक शब्द का सही अर्थ जान जाए तो वो पूरा जिंदगी को जान जाता है। ऐसी इसी तरह एक शब्द है जिजीविषा।
इसका अर्थ है जीने की इच्छा, जीने की तमन्ना। हमने पुस्तक में पढ़ा तो उन शब्द का अर्थ हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हम तो कोई स्कूल गए नहीं। जी, तब आप शायद रिक्शा चला रहे थे। रिक्शा चला रहे मतलब आपके जीवन में तो कई सारे उतार चढ़ाव ये सब आए, मतलब कि आप मजदूरी भी की आपने, जेल भी गए आप, आपके जीवन में तो परिवर्तन तब आया जब आप रिक्शा चला रहे थे। थे। तो उस संदर्भ को थोड़ा मैं चाहूँ कि आप बताएं। जीवन में परिवर्तन उस समय इतना आया, माँ सती देवी के कारण हम लेखन के क्षेत्र में आए। जी, एक लेख वर्तिका पत्रिका उनका उसमें छप वर्तिका पत्रिका जी, छप गया, और वो लेख छपने के बाद में जिनको हम लोग विद्वान बोलते हैं, हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाजू में ही अच्छा। चलाया करते थे, तो उससे पहले मैंने कुछ लिखा भी नहीं था, पहला लेख। तो बहुत प्रयास के बाद एक लेख हमने तैयार किया जी। तो वो लेख जब वर्तिका पत्रिका में छप गया, तो जो प्राध्यापक लोग रहते हैं, जो छात्राएं हैं, समाज के बारे में जो लोग सोचते हैं, तमाम हमसे मिलने चले जाते थे। और फिर हमारे साथ बातचीत के बाद में वो बताते कि हमारे एक पत्रिका निकालता है, हमारे लिए भी कुछ लिखो। जी, ऐसे ही लोग लेख हमसे मांगते थे और हम लिखते थे, रिक्शा चलाते थे अपने रोजी रोटी के लिए जी, और लिखते थे मन का संतोष के लिए कि हमारे बात लोग सुनना चाह रहे हैं जी, हमारे मुंह से। देश का विभाजन बहुत उन्हें सुना, लेकिन हमने कैसे देखा देश का विभाजन को। अभी लोग बताते हैं कि उस पार से जो बंगाली लोग आए हैं, बंगाल कलकत्ता में बसे हैं, बहुत तरक्की की। वो लोग कौन है और कौन हम लोग हैं जो आज भी तरक्की नहीं की? दोनों में क्यों, इसकी वजह क्या हो सकती है? वो लोग, बंगाल की बात है, बंगाल में आप एमएलए हैं, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हैं, तो क्या उस वजह को तलाशा आपने, उसका कोई रास्ता निकाला आपने ममता जी से बात करके? मेरे से जो निकला, मेरे खोज के बाद हम जो पाए, जो सवर्ण लोग होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, राजनीति का साथ उनका गहरी ताल्लुक रहता है। 47 साल के पहले वो लोग जान चुके थे कि देश का बंटवारा होना ही है, तो पहले से वो लोग भागने लगे, सवर्ण लोग भागने लगे। कोई उधर का नौकरी इधर ट्रांसफर कर लिया, कोई उधर का बिजनेस इधर कर लिया, इधर आ ही गए। उनको लिए सिर्फ रहने के लिए एक छोटा सा जगह हो जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जीने के लिए जो साधन तमाम उनके पास है सवर्ण लोगों को। तो देश के बंटवारा के पहले ही वो लोग आ गए इधर और एक जगह की तलाश में थे। तो जमींदारों का जमीन जहाँ जहाँ खास जमीन सरकार का, वहीं पर वो लोग बैठ गए। विजयगढ़ कॉलोनी आपको ढूंढने से भी अभी मिल सकता है ये कार्ड, लेकिन उस समय एक भी नीची जाति का लोग, 149 कॉलोनी बने थे उस समय, एक में भी दलित समाज के किसी को जगह नहीं मिला। पहली बात तो यह है कि दलित समाज के लोग उस समय, उनको पता ही नहीं था कि हमारे देश अब हमारा नहीं रहेगा, हमको भागना पड़ेगा। 47 में देश आजाद हुए और 3 साल बाद 50 आते आते सरकार ने डिसाइड कर लिया था कि किनको क्या करना है। लेकिन मनोरंजन व्यापारी जी, मैं आज की तारीख की, आज की स्थिति की बात कर रहा हूँ। अभी बंगाल में क्या स्थिति है? नाम शूद्र लोगों को उनका उत्थान हुआ, क्या हुआ आखिर? आप जैसे नेता लोग कितने हैं सदन में वहां पर जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समुदाय का? इक्का दुक्का होंगे, इक्का दुक्का होंगे। यानी आप इस बात को मानते हैं कि आपके समाज का भी बहुत उत्थान नहीं हुआ, बहुत कुछ करना बाकी है? बहुत कुछ करना बाकी है जी। एक तो आपके माध्यम से ममता बनर्जी दीदी को मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने इस चुनाव में 40 दलितों को टिकट दिया था, जबकि वामपंथी सरकार जो पहले रहे उन्होंने भी नहीं दिया, कांग्रेस में भी नहीं दिया, बीजेपी तो अभी आए ही नहीं है बीजेपी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने बीच में इस्तीफा दे दिया था? आप तो पार्टी में भी जनरल सेक्रेटरी पद पे रहे और भी एक दो चीजें थी, ऐसा कौन सा पल आया कि आपने, एमएलए तो आप अभी भी हैं, लेकिन उस पद से आपने इस्तीफा दे दिया? इसके लिए दिया कि हम रहते हैं 24 परगना जिले में जी, अब वहाँ से हम 4 जिला पार करके चले गए हुगली में। वहाँ के जो लोकल लीडर लोग हैं वो हमें पसंद नहीं करते थे,
वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी पैसे वाले लोग हैं। एक भूखा नंगा रिक्शा वाला रिक्शा चालक के नॉमिनेशन सदन में पहुंचा, उनको सम्मान हानि होता था इसमें कि हमारे विधायक बनेगा वो रिक्शा चला रहा। तो हमसे पहले से ही वो लोग नाराज थे जी। भाई हमारे लीडर ऐसा बनेगा जिसके गले में इतना मोटा सोना का चेन हो, अंगूठी या हो, हाँ, कार हो अपने पास, ये रिक्शा चला चला के घूमता है। तो हम और एमएलए है वो, तो वो हमें एमएलए मानने का, नेता मानने का, हम सलाम के योग्य है ये वो मानते नहीं है। उसको अपना इज्जत पर थोड़ा धक्का लगता है। लड़े हमारे साथ तो हमारी पार्टी के ही कुछ दलाल जो हमें हराने का भरसक प्रयास। अच्छा, छत्तीसगढ़ इलाके में आप 1989 से 1991 मतलब कि 2 साल शंकर गुहा नियोगी के संपर्क में रहे, जैसा कि मुझे जानकारी मिली। तो उनके विचारधारा से आप कहाँ तक प्रभावित हुए? नियोगी जी का साथ 2 साल रहे, इसके बाद उनका निधन हो गया जी, मार दिया उनको। उसके बाद भी हम छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे, वहां रहे जी, लेकिन संगठन तब कमजोर पड़ गया। हम इस बात को माने या ना माने, एक एक व्यक्ति, एक एक लीडर ऐसा पैदा होते हैं समाज में कभी कभी जो जिनको खो देने के बाद समाज पीछे की ओर चला जाता है। संगठन भी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का सिमट गया। नियोगी जी एक बात बोला करते थे, ये बहुत गहरी बात है कि गांधीवाद, मार्क्सवाद, लोहियावाद या और भी कोई भी किसी बाद आपको अपनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग वर्ग जो है उनके बारे में सोचो, उनको क्या किया जाए। ये आप अगर सही ढंग से सोच लिया और वो किया तो वही आपका दर्शन है। मार्क्सवाद ने ये लिखा तो हमको यही करना है, ऐसा नहीं। गांधीवाद ने, यानी किसी वाद में मत पड़ो। जो दूसरा राह तैयार किया गया है जिसपे आप चलते रहे शुरू से, वो था साहित्य। तो आपको इन दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा लगता है? मेरे व्यक्तिगत जो राय है जी, इसी को, क्योंकि आपने अपनी बेटी का नाम भी महाश्वेता रखा, लड़का का नाम मानिक। अच्छा, मानिक जी। तो यानी अभी भी साहित्य जो आपको छोड़ नहीं रहा, साहित्य आपके डीएनए में घुस चुका है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा लगता है? हम जब लिखने को लिए आए जी, तो महाश्वेता जी ने हमें एक बात बताया था कि आप सिर्फ लिखने के लिए ही पैदा हुए हो। जितना दुख दर्द आपने झेला, जो कुछ भी देखा, वो आपका लेखन में काम आएगा। जी, हाँ, वही आपको सिखाएगा कि कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। साहित्य तो हमारा बहुत प्यारा, हम उसी में अपने को इस तरह उसी में ढाल लिए कि उसके बिना हमारा और कुछ नहीं है। जी, उसी के चलते हम एमएलए भी बने। अगर हमारा लेख दिल्ली या बाहर देशों में भी इतना तहलका नाम मचाया होता तो ममता बनर्जी को कहाँ पता चलता कि 24 परगना का एक पुणे में कौन सा एक आदमी पड़ा है। उन्होंने बुला करके हमें दलित साहित्य अकादमी का चेयरमैन बनाया, फिर उन्होंने ही कहा चुनाव में खड़ा होना। तो उनके सामने हमारा हिम्मत नहीं था ना बोले। अभी ये है कड़वा बात जिसका अंदर सच छुपा है। हम लेखक लोग जो है, हम बहुत बुरे लेखक होते हैं। हम लोगों को दुख दर्द आंसुओं को बेचते हैं। हम एक दुखी आदमी का एक कहानी लिख डाले और उसको इतने पैसे में हमने हमारे एक पुस्तक के लिए अमेज़न 1-1 लाख रुपया देते थे। हम एक गरीब व्यक्ति का लड़ाई का आंसू का व्यापार करते थे। हाँ, तो लाख रुपया हमें मिला। माने भूख का, कष्ट का, शोषण का, दमन का, इसका भी व्यापार साहित्य करता है। हाँ, साहित्यकार करता है। ये मानते हैं। हाँ, मानते हैं। हमने भी किया। फिर हमारा जिंदगी में बहुत सारे पैसे, सम्मान सब मिला, हमारे को मिला, लेकिन वो उस आदमी को क्या मिला जिनको बारे में जिन पे लिखा, उसको तो कुछ नहीं मिला। जी, हम गरीब से मध्यवित्त बन गए, उनको आंसू बेच करके। विधायक बनने के बाद पहली बार हम सरकार हमें देते हैं मदद करने के लिए
पैसे देते हैं, कपड़ा लत्ता देते हैं, तिरपल देते हैं। हमारे जाने की पहले भी एमएलए बहुत से रह चुके। और जब हम लोगों को कपड़ा देते जाते हैं तो बोलते हैं जिंदगी में पहली बार हमें मिला। तिरपल हम जब देते हैं तो बोलते हैं हमें जिंदगी में पहली बार मिला। ये मिलता भी है सरकार से, हमें तो मालूम नहीं था। तो अभी क्या है, अभी हम विधायक होने के नाते उनका आंसू पोंछने का थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। लिखने का समय हम कर नहीं पाए क्योंकि उन पैसे से हमको खाना भी पड़ा। ठीक। तो अभी क्या है, अभी सरकार हमको दिए पैसा, हम पर विश्वास किए दीदी ममता बनर्जी कि ये लोगों का पैसा खाएगा नहीं, ये सही चीज को सही जगह पहुंचाएगा। और उस काम हम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ये आप बेहतर मानते हैं साहित्य को राजनीति से या राजनीति को साहित्य से बेहतर मानते हैं? देखिए, राजनीति और साहित्य दोनों का हाथ पकड़ के चलता है। दोनों का हाथ पकड़ के चलना। साहित्य तो राजनीति का हाथ पकड़ के चल के उनको सही दिशा बता सकता है। साहित्य के पास कुछ जिम्मेदारी है, वो ना निभाए तो वो उनका गलती। प्रेम कहानी हम लिख डाले, लोगों का पसंद आया, बिक्री हुआ, पैसा मिल गया हमें। इस तरह भी कुछ राइटर है। और कुछ राइटर है जो समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं। उनका उतना पाठक ज्यादा होता नहीं है, लेकिन वो जो लिखते हैं बहुत संतोष उसको मिलता है। उसकी जो थोड़ी सी पाठक जो मिला उसी में खुश है कि हम एक मैसेज आने वाले समय के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी। आप जरूर अपने मिशन में आगे भी बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं। तो ये थे दलित साहित्यकार मनोरंजन व्यापारी। वो कहना ये चाहते थे कि साहित्य और सत्ता दोनों साथ साथ चले। साहित्य लोगों को जगाए, जागरूक करे, और सत्ता लोगों को सहयोग करे, उसमें ये भागीदारी चाहते हैं, दोनों के बीच सेतु बनना चाहते हैं। अगली बार हम मिलते हैं किसी नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।